नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे चुनावी जनसभाएं। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभाल रहे हैं कमान। विपक्ष ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी में तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की असम के धुबरी में रैली। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी, मेनका गांधी और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं का नामांकन। दिल्ली नोएडा के स्कूलों में बम की खबर पर घबराने की जरूरत नहीं। गृह मंत्रालय का बयान, कहा बम की खबर लग रही है अफवाह। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। पहली बार 2 लाख करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा जीएसटी। लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा। कल बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के नहीं आसार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। मजदूरों की मेहनत को सम्मान देने के लिए देश दुनिया में मनाया जाता है ये दिन। विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। मौजूदा सीजन में पंजाब के मुकाबले चेन्नई का सफर बेहतर। और आइए बुलेटिन में खबरों को जानते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। पीएम आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। पीएम की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे से। इस जनसभा में बनासकांठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, मेहसाणा लोकसभा सीट और विजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्व की भूपेश बघेल सरकार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि हमारी सरकार ने केवल 4 महीनों में 95 नक्सलियों को मार गिराया। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे।
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वोट जिहाद करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। आज बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जितना भ्रम फैला ले, जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि वोटों के तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जनता जानती है, जो राम को लाए हैं उनको जनता लाएगी। कोई वोट जिहाद की बात करता तो मैं उनको यही कहूंगा, जिहाद नहीं चलेगा, फरमान फतवा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में वोट की ताकत से फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको जनता ने पहले भी सबक सिखाया है। मोदी जी के राज में सबने विकास का स्वाद चखा है। विकास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। ये फरमान वाले फतवे वालों को कोई नहीं सुनेगा। जनता विकास को वोट देगी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कप्तानगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष मुस्लिम वर्ग के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की। मुसलमान समुदाय के वोटर को डराने का प्रयास आज विपक्ष के नेता करते हैं। अरे अगर हमने ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो उन बहनों को मदद मिली जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि अनुराग सिंह ठाकुर बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्ती जिले में भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जब आपने हरीश द्विवेदी जी को यहां से जिताया तो हरीश द्विवेदी केवल आपके सांसद ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के पद पर आज है मेरे भाई और बहनों। और उत्तर प्रदेश के बाद आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य बिहार के प्रभारी भी किसी को बनाएगा तो मेरे भाई हरीश द्विवेदी को बनाएगा। और इधर प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने रूपाली गांगुली से खास बातचीत की। देश और दुनिया में मशहूर अभिनेत्री रूपाली गांगुली, जिनके अनुपमा सीरियल बहुत मशहूर है, आज उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में आई? वजह तो सभी की एक ही होती है कि किसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सेना में शामिल हुआ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ पर एक बहुत ही काबिल कार्यकर्ता बनूँ और जिस पर बीजेपी को गर्व हो कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया। महिला अधिकारों पर बहुत बात होती है और जब चुनाव होता है तो ये चर्चा भी होती है कि महिलाएं किसके साथ हैं। वो एक हम देखें कि बहुत मोदी सरकार दावा करती रही कि 10 सालों में बहुत बदलाव आया। आप क्या मानती हैं इस बारे में? मैं मानती नहीं हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत बदलाव आया है। विमेन एम्पावरमेंट की तो खैर हमने पॉलिसीज़ पढ़ी ही हैं जो सब हुई हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आई हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। क्या भूमिका देखती हैं आप बीजेपी में, और क्या बीजेपी अगर चुनावी राजनीति में भविष्य में आपको आगे बढ़ाना चाहती है तो क्या आप तैयार हैं? क्या किस तरह की भूमिका देख रही हैं आप? अभी तो ये सब स्पेकुलेशन है, ये सब मुझे सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं पॉलिटिक्स बोलकर मैंने बीजेपी नहीं ज्वाइन किया है। फॉर मी इट इज़ आइडियलिस्टिक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सीखूँ, थोड़ा थोड़ा कर तिनका तिनका कर सीखूं। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली गांगुली शामिल हुई आज बीजेपी में, अनुपमा के नाम से मशहूर हैं, टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस खास बातचीत के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कब से हम इंतजार कर रहे हैं।
कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुक कर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के साथ भव्य रोड शो किया गया। भाजपा नेता मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। 2019 में भी मेनका गांधी ने यहां से जीत दर्ज की थी। एक बार फिर पार्टी ने मेनका गांधी पर भरोसा जताया है। और इधर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। हालांकि कांग्रेस सरकार ऐसी कोशिश कई बार कर चुकी है। लगातार नैरेटिव आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने वाली है। मोदी जी ने इस बात को पिछले कुछ समय में कई बार दोहराया है कि संविधान को बदलने का मादा, संविधान को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। बदलने का सबसे बुरा कुत्सित प्रयास किया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। संविधान को सस्पेंड करने का सबसे गंभीर प्रयास और सबसे गंभीर दुष्परिणाम देने वाला प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान में जब भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की, सबसे कम बार हम लोग ने संशोधन किया है, लेकिन हमेशा सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को मजबूत करने के लिए किया। कांग्रेस पार्टी के संपत्ति के पुनर्वितरण और विरासत कर के विचार के खिलाफ विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने आज नई दिल्ली में एक मार्च निकाला। यूथ फॉर विकसित भारत के बैनर तले 700 से अधिक छात्र इस शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हुए। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के समीप इन छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। इन छात्रों ने आरोप लगाया कि मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति छीनने का कांग्रेस पार्टी का विचार खतरनाक है, जो पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। हमेशा बहुसंख्यक के खिलाफ राजनीति जो करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, उसके लिए कांग्रेस हमेशा सामने आई और वही ये इनहेरिटेंस टैक्स में दिख भी रहा है। जब ये टैक्स 1953 में लाया गया था और इन्हीं के सरकार द्वारा हटाया गया 1984-85 में, तो आज उस टैक्स को दोबारा लाने की भी बात क्यों हो रही है? इन्होंने कह दी थी साहब, पित्रोड़ा साहब का बयान के साथ हम समर्थन नहीं देते, लेकिन वो बात भी तो कहीं से उठी होगी ना, इनकी इंटरनल बात, तो उसे बात को उठाया ही क्यों जा रहा है? कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाह रही है, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि हम कि मिडिल क्लास का वेल्थ है कि 50% पब्लिक डोमेन में रख दे। हम लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा बाप दादाओं का मेहनत का पैसा कमाया हुआ किसी को लेके बांट दे, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की, और जैसे मैं भी आगे चल के कुछ करूँगा तो अपने परिवार के लिए करूँगा। तो फिर अब कोई भी आएगा बोलेगा चलो अपना पैसा दे दो, इनमें बांट देते हैं, तो ये कहाँ के लिए सही है? वी आर द यूथ ऑफ इंडिया एंड हमें हमारे राइट्स का पूरा हक है कि हमारा जो वेल्थ है वो हमारा ही रहे। जो बात हुई है एसेट्स की, या वो ऑल एसेट्स है या फिर वो सिर्फ फाइनेंशियली एसेट्स जाएंगे। अगर वो ऑल एसेट्स है तो मतलब क्या वो गोल्ड, लैंड और जो है उसको भी कंसिडर करेंगे? इसका मतलब कि जो श्रीधन है हमारा, क्या वो उसको भी लेंगे अब? तो वी आर हियर कि हम यूथ है एंड हमारा ये राइट बनता है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। People who have worked so hard for their money their entire life, it's their hard-earned money, and it will be robbed from them. And to hide it, they will resort to options
जहाँ पे वो बाहर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे, कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाएगा, इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, विच इन टर्न विल रिजल्ट इनटू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आनी बंद हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करप्ट हो जाएंगे। हमारे यूथ क्यों कमाएंगे, क्यों रहेंगे इंडिया में? अगर हमारा पैसा हम जितने मेहनत करके कमाएंगे, हमारा पैसा जब सबको बांट दिया जाएगा तो हम क्यों रहेंगे इंडिया में? हम तो बाहर जाएंगे। हम यहाँ हमारे रह के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे ब्रेन ड्रेन का भी चांस बढ़ेगा। और हमारे बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस क्यों सेट करेंगे? सब अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो सब बाहर जाएंगे और इससे हमारे फिर से वही जो 2014 से पहले हाल था हमारे इंडिया का, वही फिर से हो जाएगा। तो देश के युवा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, और दूसरी ओर मजदूर दिवस के मौके पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर श्रमिकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इसलिए मैं श्रमिक न्याय की 5 गारंटी बताना चाहता हूं जो हमने अपने न्याय पत्र में दी है। लेकर हमारे 5 गारंटियां ये हैं। पहला गारंटी ये है 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। दूसरा गारंटी है श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर होगा। तीसरी गारंटी ये है शहरी रोजगार गारंटी कानून हम बनाएंगे। चौथा गारंटी ये है सामाजिक सुरक्षा और 5वां गारंटी ये है सुरक्षित रोजगार। और इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बेरोजगारों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम है इंश्योरिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की गरीबी तेजी से घटी है। देश में असंगठित श्रमिकों के भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयकों को संसद से पारित किया गया। असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया। ई श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़ी श्रमिक और कामगारों को दैनिक जीवन के गुजर बसर के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब तक 29 करोड़ से ज्यादा मजदूर इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है, जो हर श्रमिक के लिए लाभकारी है। 20.63 करोड़ श्रमिक पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। 11.26 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत हैं, तो वहीं 3.82 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं और 4.63 करोड़ लाभार्थी पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकृत हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 31 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कुल 1.77 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत किया गया है। देश के प्रधानमंत्री और इधर दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तीसरे चरण के चुनाव में
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कई बार देश के श्रमिकों को सम्मान देते हुए देखे गए हैं। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य सर कुंभ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के बाद पीएम मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। पीएम का ऐसा करने का मकसद लोगों के मन में सफाई करने वाले कर्मचारियों के प्रति लोगों की सोच बदलने के तौर पर भी देखा गया था। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया था। उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण करने वाले श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और उनके साथ लंच भी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने अलग से रखी गई कुर्सी को हटवाकर श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर फोटो क्लिक करवाई। नई संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने 11 श्रमिकों को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले मजदूरों को पीएम मोदी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर भी बुलवाया। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया था। उन्होंने मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया और उन पर फूलों की बारिश की थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार में जुटी हुई हैं। आज प्रियंका गांधी ने असम के धुबली में जनसभा को संबोधित किया और अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। ये आपको प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां देखने को मिल जाएगा। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। और इधर लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान शिव और भगवान राम को लेकर नया बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस बयान को कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन बताया। मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये खड़गे जी का बयान है। मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और आइए अब समाचारों में बाकी की खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज करती है। आज भी इनकी नई कीमतें जारी की गई। मई के महीने में कमर्शियल सिलेंडर में 19 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।